नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चांदी की, जहां पर जोरदार गिरावट के साथ कारोबार है। ओवरनाइट मार्केट्स की अगर बात की जाए तो सोने में 1% तो चांदी में 3% तक की मुनाफा वसूली देखने को मिली। यहां से क्या क्यूज रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर पाम तेल की, जहां पर इंडोनेशिया की तरफ से काफी सारे स्टेटमेंट्स यहां पर आते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक और चीज है यहां पर प्राइस मूवमेंट को लेकर, क्योंकि ओवरनाइट पाम के तेल के प्राइसेस में भी 3% का इजाफा देखने को मिला है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हैं, एसडी गात्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग पीटीई के सीईओ संदीप भान एंड केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहां पर हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। कल 2% की तेजी थी, क्योंकि बाजार को यहां पर कतार और जिस तरह से बहरीन के ऊपर, कुवैत एंड बहरीन के ऊपर हमने यहां पर अटैक्स होते हुए देखे थे ईरान की तरफ से, उसका एक इम्पैक्ट था। लेकिन आज सुबह बाजार इस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच में यहां पर सीज फायर हो सकता है। अजय, रोज एक नई खबर के साथ हम यहां पर बाजार खोलते हैं। एज ऑफ नाउ करीब 1% की गिरावट है। यहां से क्रूड प्राइसेस में क्या करने की राय है? नमस्ते मनीषा जी। बिल्कुल, देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज एक नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। आज 17 हफ्ता हो चुका है और हम देख रहे हैं जैसे ही सैटरडे संडे नजदीक आते हैं, सीज फायर की बातें भी होती है, बट कहीं ना कहीं इजराइल लेबनान के बीच में वापस कॉन्फ्लिक्ट होता है। आज भी जो स्टेटमेंट आए थे मॉर्निंग में, उसमें क्लियर था कि अगर यूएस ट्रूप पे कोई हमला नहीं होता है या उस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो डेफिनेटली हम ये वॉर एंड करेंगे। अब वो कितना फ्रेजाइली ये मूव करेगा वो इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक जो मैंने पहले भी बताया था, 90 के नीचे मुझे ब्रेंट जाता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि कभी भी ऐसे सीज फायर की न्यूज आएगी, स्पाइक करेगा बट सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसको रीइंस्टेट करने में समय लगेगा। तो आई थिंक 90 से लेकर 105 का एक नॉर्मल रेंज हम ब्रेंट में आते हुए देखेंगे। कोई भी एस्केलेशन बढ़ा तो डेफिनेटली वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 110 115। बट कुल मिला के आज मार्केट ने थोड़ा सा गैप डाउन देखा जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है ब्रेंट अगले हफ्ते तक वापस 100 102 तक चले जाएगा। नेचुरल गैस में आप कैसे देख रहे हैं इसको अजय? बिकॉज बहुत जल्दी यूएस का समर ड्राइविंग सीजन शुरू हो जाएगा और फिर सामने ही काफी हद तक जिस तरह का मौसम वहां पर देखते हैं, हरिकेन सीजन शुरू हो जाता है। क्या वहां से कोई सपोर्ट है? हाँ, यूएस से ज्यादा यूरोप पे नजर रखी है, बिकॉज टीटीके गैस में हमने देखा था जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कतार में, जब हमले हुए थे तब वहां पे 30% का जंप आया था। जनरली हम देखते हैं मई जून जुलाई ये 3 महीना यूरोप के लिए स्टोरेज बढ़ाने का पीरियड होता है। और हम देखते हैं कि टारगेट्स, हालांकि इन्होंने इस बार 88 से 85% किया था, ताकि मार्केट में कोई चेरॉस नहीं रहे कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रिक्वायरमेंट है। तो अगर 85 पे भी आना है, इस वक्त स्टोरेज कैपेसिटी 44-45% पे है। तो यूरोप के लिए चैलेंज इसलिए है क्योंकि अब तक नेचुरल गैस हम रशिया से लेते थे और फिर हमने चेंज करके यूएस और मिडिल ईस्ट से लेना स्टार्ट कर दिया। यूएस से अभी भी हम जानते हैं कि नाटो की वजह से टैरिफ कंसर्न्स अभी भी हाँ ना में चल रहा है, लेकिन जो कतार से गैस आ रही थी वो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि स्थगित हो चुकी है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यूरोपियन गैस के अंदर एक बड़ा जंप आएगा। उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट हम हेनरी फोर्ड यूएस गैस पे भी देखेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा है, 300 के ऊपर अभी टिका हुआ है। टाइमिंग हो सकता है नीचे में 300 302 तक आए, वहां पे लेना चाहिए। 285 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर महीने भर का भी अगर टारगेट लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 370-80 तक का जंप रहेगा। नेचुरल गैस सबसे बड़ा विनर होने वाला है जून जुलाई में, तो ओवरऑल विंटर से पहले इसमें बाइंग करके चलनी चाहिए। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर नेचुरल गैस में करनी चाहिए। और जहां तक कच्चे तेल की बात है, 90 एंड $105 अ बैरल के बीच में यहाँ कारोबार रह सकता है। लेकिन एक और कमोडिटी जो प्राइस के हिसाब से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और साथ ही साथ इंडोनेशिया से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, उन सभी को रिएक्ट करती हुई नजर आई है, वो है पाम तेल। हमारे साथ संदीप भान जुड़ चुके हैं। संदीप, नमस्कार। सबसे पहले तो एक क्लैरिटी इंडोनेशिया की स्टेटमेंट्स की तरफ से, जहां पर एक्सपोर्ट स्टेट एजेंसी से होगा, प्राइसिंग फेयर होगा, काफी सारे क्लैरिटी स्टेटमेंट्स भी हमने यहाँ पर आते हुए देखे। फाइनली किस तरह का सेंस आपने लिया है और क्या इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा इंडोनेशिया एक्सपोर्टर्स पे एंड देन ऑफ कोर्स इंडियन इंपोर्टर्स पे? देखिए, सबसे पहले तो इंडियन इंपोर्टर्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो इन्होंने अभी अनाउंसमेंट करा था कि 1 जून से इसको अप्लाई कर रहे हैं नया एक्सपोर्ट मैकेनिज्म, उसको अब डिले कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2027 ऑनवर्ड से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम प्राइसिंग पर्सपेक्टिव। उससे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट वर्सेस क्या आज जैसे हमने कोई प्राइस करा है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको आज के प्राइस के किसके साथ बेंचमार्क करेंगे, वो थोड़ी सी क्लैरिटी अभी इंडस्ट्री को चाहिए।
कि बिकॉज इंडोनेशिया की प्राइसिंग थोड़ी सी डिस्काउंट पे रहती है कंपेयर टू द अदर मार्केट्स। अभी बेंचमार्क किस कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगा वो देखने को, वो अभी इंडस्ट्री वॉच कर रही है कि उसकी क्या अनाउंसमेंट आती है। आप किस तरह से यहाँ पर फिर इम्पैक्ट आएगा? हम जैसे आपने कहा कि एक एक्सटेंशन यहाँ पर मिल चुका है, अब हम इसको 1 जैन से आता हुआ देखेंगे। क्या 1 जैन से ये स्टार्ट होगा या फिर हम ट्रांजिशनिंग उसके पहले यहाँ पर आता हुआ देखेंगे? और फिर एज एक्सपोर्टर्स आप लोगों के साथ किस तरह की कॉन्वर्सेशंस है इंडोनेशियन गवर्नमेंट की? नहीं देखिए, अभी उन्होंने तो इसका अनाउंसमेंट किया है कि 1 जनवरी 2027 से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी अच्छा। कुछ महीने तक इसका हमारे जो भी एक्सपोर्ट होंगे उनके डिटेल्स उनको देने पड़ेंगे एजेंसी को, उसका इवैल्यूएशन होगा, फिर कैसे वो उनका रिपोर्ट देते हैं उसको देखना पड़ेगा अभी। ऑलराइट। इंडस्ट्री संदीप, के साथ बातचीत उनकी हो रही थी क्योंकि वहां पे जो जब ये अनाउंसमेंट हुआ था उसके चलते चलते इंडोनेशिया में लोकल प्राइसेस बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गए थे। फिर इंडस्ट्री के साथ उनकी बातचीत हुई कि कैसे प्राइसेस को क्योंकि उसको मिस इंटरप्रेट पहले करा गया था कि शायद ये कंट्रोल कर रहे हैं प्राइस एक्सपोर्ट्स को। नहीं, वो प्राइस कंट्रोल, ये कमोडिटी एक्सपोर्ट्स का कंट्रोल नहीं था, वो प्राइस ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड था। तो प्राइसेस अब वापस इंडोनेशिया में लोकल मार्केट में रिकवर कर गए हैं। एब्सोल्युटली। अगर ओवरनाइट देखा जाए संदीप तो यहाँ पर 3% का इजाफा देखने को मिला। आपको लगता है ये बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट है या फिर क्योंकि हमने बाकी एडिबल ऑयल्स में एक सपोर्ट आता हुआ देखा है उसका भी फायदा मिला? नहीं, डेफिनेटली तो बाकी ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स से बायोफ्यूल, सॉफ्ट ऑयल्स, उन सब का मिला के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एल नीनो, इन सब का मिला के इसका इम्पैक्ट अभी प्राइसिंग कर रहे हैं। सबसे मेजर फैक्टर अभी ये है बायोडीजल का 1 जुलाई से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा B50 का, तो उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। सप्लाई चेन में दिक्कत आने वाली इन टर्म्स ऑफ लोअर प्रोडक्शन, उसका प्राइसिंग हो रहा है। एंड शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड अभी रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, तो उसका प्राइसिंग हो रहा है। पाम थोड़ा सा अपने आप को रिकवर कर लिया है बाकी ऑयल्स के साथ। बस बड़ा मेजर फैक्टर ये है कि आप जैसे फॉरवर्ड मंथ्स में आप देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, उन महीनों में सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल अब वर्चुअली सेम प्राइस हो गए। इनफैक्ट कुछ महीनों में पाम ऑयल इज गोइंग टू द प्रीमियम ओवर बीन ऑयल। ये सारा इन एंटिसिपेशन ऑफ एल नीनो के कंसर्न्स पे। एंड ऑफ कोर्स बाय B50 के इम्प्लीमेंटेशन से जो सप्लाईज में एंटिसिपेटेड है कि शायद सप्लाई इतनी इनफ नहीं होगी कंपेयर टू डिमांड। एब्सोल्युटली। हमने पिछले साल भी कई महीनों में ये देखा था कि पाम यहाँ पर प्रीमियम पे कारोबार कर रहा था और ऐसे समय में संदीप इंपोर्ट इंडिया से यहाँ पर कम हो जाते हैं। पिछले महीने हमने वो होते हुए देखा भी है। किस तरह से इंडियन इंपोर्ट्स के नंबर्स देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया जो पहले 8 लाख टू 9 लाख टन एवरी मंथ ले रहा था, वो आप 5 लाख से 6 लाख टन, पिछले कपल ऑफ मंथ से आप कंसिस्टेंटली 5 लाख टू 6 लाख देख रहे हैं। इंडस्ट्री अभी ऑलरेडी फैक्टरिंग कर रही है कि इंडिया की डिमांड अब कम होने वाली है। एक तो बीन ऑयल के कंपैरिजन में आप एट पार है, दूसरा डिमांड जो होरे का डिमांड इंडिया में कम हो गई है उसका इम्पैक्ट भी है। तो इसके चलते हमारी कैलकुलेशन में अब 6,650,000 टन इज समथिंग व्हिच इंडिया विल टेक। संदीप, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे। डिपेंडिंग अपॉन बीन ऑयल के सामने क्या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे पाम ऑयल चलेगा। इफ पाम ऑयल गोज बैक टू प्रीमियम, वी माइट ड्रॉप इवन टू 500,000 टन। ऑलराइट। संदीप, फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर प्राइसेस के ऊपर लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस है? किस तरह की वॉल्टिलिटी हमने आते हुए देखी है? यहाँ से अगले 3 महीने की अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको? देखिए, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वोलेटाइल मार्केट्स। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वॉर खत्म हुआ तो वॉर का प्रीमियम निकल जाएगा। अगर एल नीनो में कुछ और कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो उसका और इम्पैक्ट, वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, फ्लक्चुएशन एक दिन में बहुत बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल अभी जितना भी सेंटिमेंट है मार्केट में, दैट इज टुवर्ड सपोर्टिव। और यहाँ से कितनी तेजी आप आता हुआ देखेंगे जस्ट इफ इन रेंज? देखिए, कल जैसे एक दिन के अंदर तो 3% बढ़ गया, तो आज के टाइम पर पहले 2 दिन पहले आपने मेरे से ये पूछा होता तो मैं आपको बता भी नहीं पाता कि 140 इंडियन एक दिन में बढ़ सकता है कि नहीं। दिस इज ऑल हैपनिंग टुवर्ड्स द वेरियस थिंग्स हैपनिंग ग्लोबली। सो टू कम टू समथिंग प्राइस फोरकास्ट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस व्हेन यू नो यू हैव अ वॉर हैंगिंग ऑन। उसका अगर रिजल्ट निकल गया तो वो प्रीमियम एक दिन के अंदर निकल जाएगा, जो कि कुछ दिन पहले हुआ भी था। हाँ, मार्केट कोलैप्स होता है 4400 के आसपास। वी सॉ 4400 ऑन द फ्यूचर्स मार्केट पे। कई बार मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है उसको ब्रेक करने को, ब्रेक नहीं हो पाया है। तो दैट इंडिकेट्स काइंड ऑफ एक्सट्रीमली फर्म सपोर्ट एट 4400। अपसाइड इज लेफ्ट टू दीस ऑल दीस B50, एल नीनो, सॉफ्ट ऑयल्स, वॉर, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका प्रीमियम क्या। ऑलराइट। तो संदीप, अगर 4400 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी कहीं होगा? रेजिस्टेंस तो ओपन हो जाता है। जैसे अभी और अगर थोड़ा और एस्केलेट हुआ तो और बढ़ जाएगा। फिर रेजिस्टेंस आज 47-4800 के आसपास है।
4800 और ऊपर जा सकता है फिर, इसलिए इट ऑल डिपेंड्स हाउ द एक्सटर्नल फैक्टर्स शेप अप। पॉइंट टेकन। संदीप बान एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत डिटेल और बहुत क्विकली हमें वो सारा कुछ बताने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर ग्लोबल एडिबल ऑयल प्राइसेस मूव कर सकते हैं। पाम ऑफ कोर्स यहाँ पर मेन फोकस पे है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने इंडोनेशिया से आते हुए देखी हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो संदीप ने यहाँ पर बनाया वो ये कि इंडियन इंपोर्ट्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। एक समय था 8-9 लाख टन यहाँ पर इंडिया इंपोर्ट करता था, जो घटकर 5 से 6-6.5 लाख टन के बीच में अब इस महीने अगले महीने में शायद देखने को मिल पाएगा। पहले तो बात हुई पाम तेल की, लेकिन अब बात करेंगे चांदी की, क्योंकि यहां पर हमने ओवरनाइट मार्केट्स में गिरावट आते हुए देखी है। अजय, पहले आपसे एक चार्ट चेक लेना चाहेंगे, आपको क्या लगता है यहां से अब चांदी कहां मूव कर रही है? मनीषा जी, मैं जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई तब से मैं देख रहा था कि सोने चांदी में एक अच्छी करेक्शन आएगी, और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये करेक्शन बाकी है। हालांकि देखिए, चांदी अभी भी $70 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रही है। 120 से जब हमने गिरावट दिखा तो एक फ्लो में हमने 70 के नीचे जरूर जाते हुए देखा। सिंस देन आज 4 महीने हो चुके हैं, 70 के नीचे जा नहीं पा रहा है। तो इट्स अ मेक एंड ब्रेक सिचुएशन। जिस ढंग से हम क्रूड के भाव बढ़ते हुए देख रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देख रहे हैं, 3.8 का इन्फ्लेशन है, रेट हाइक की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि चांदी सस्टेन कर पाएगी। 70 का लेवल टूटता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग 53-54। डोमेस्टिक मार्केट में हालांकि 15% की रुपए की गिरावट और 9% ड्यूटी एडजस्टमेंट, इसको देखते हुए आज भी हम बहुत ऊपरी लेवल पे है। जहां में 170-180 का लेवल मान के चल रहा था चांदी में, इसमें 20% अपसाइड हो चुका है अभी। तो मुझे लगता है चांदी के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में भी लगभग 2,35,000 या 2,40,000 तो एक कंजर्वेटिव टारगेट्स लेके चलना चाहिए। और इंटरनेशनल में भी मुझे लगता है कि 70 का लेवल जैसे टूटता है, 64 से लेकर $53 तक रहेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, ये जो फॉल रहेगा वो महीने 2 महीने का रहेगा। जिस ढंग से क्रिप्टो में हमने बड़ा क्रैश आते हुए देखा, ये दर्शाता है कि रिस्की हार हो रहा है। उसी को देखते हुए मुझे लगता है ऑलराइट, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। आपकी आवाज नहीं आ रही है अजय, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक मुनाफा वसूली यहाँ पर चांदी में देखने को मिल सकती है। नियर टर्म में अगर 70 टूटा तो 54 यानी कि $54 अनाउंस के लेवल्स यहाँ पर बन सकते हैं। हमारे साथ सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हैं। राहुल, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? जिस तरह की बेरिशनेस यहाँ पर अजय बता रहे हैं, आपको लगता है वो आ रही है? और साथ ही साथ कैसे देखेंगे यहाँ पर आगे जाकर डिमांड? कि सिल्वर की प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट डिमांड और फिजिकल डिमांड दोनों होना बहुत जरूरी है। लास्ट 4 महीने से देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी कुछ कम है। लोग इन्वेस्टर्स गायब हो गए मार्केट से, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी इनटू सिल्वर। और साथ में फिजिकल डिमांड भी सपोर्ट नहीं कर रही है। जब तक ये दोनों वापस स्ट्रांगली वापस मार्केट में नहीं आते हैं, तब तक प्राइस में अपवर्ड जाना बहुत मुश्किल है। हर ऊपर भाव में अपने को प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो लोअर भाव में चांदी ली हुई है वो चांदी बेचेगी। मगर ओवरऑल देखने जाए, जब तक डिमांड स्लो रहने वाली है, प्राइसेस बढ़ने की चांसेस बहुत कम है। और क्योंकि प्राइस की वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी काफी बायर्स थोड़ा स्पेक्टिकल है कि ये बाइक पे बाइंग करनी है नहीं करनी है। क्योंकि यूजुअली देखा जाता है जब वॉर चलता है तो सोने और चांदी के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मगर इस बार अपन देखने जा रहे हैं कि वॉर काफी लंबा चल रहा है, फिर भी प्राइसेस काफी सबड्यूड है, प्रेशर में है, चांदी ऊपर बढ़ नहीं रही है, सोना नहीं बढ़ रहा है। तो काफी कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स के माइंड पे कि इन्वेस्ट पैसा डालना कि नहीं डालना। राहुल, ऑफ कोर्स सिल्वर शो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है मुंबई में। किस तरह की एक्सपेक्टेशंस वहाँ से हैं? क्योंकि जो नंबर्स हैं, जो लोग अपना सामान यहाँ पर एग्जिबिट करते हैं, वो ऑफ कोर्स हर साल यहाँ पर बढ़ता जाता है। इस साल क्या खास है, क्या डिफरेंट है? सी डेफिनेटली जिस हिसाब से इंडस्ट्री मूव कर रही है, लास्ट 1 साल में हमने देखा कि काफी गोल्ड के प्लेयर्स चांदी की तरफ मूव कर रहे हैं। उनको चांदी के चैनल स्टोर्स खोल रहे हैं। काफी इंटरेस्ट सिल्वर की ज्वेलरी की तरफ ही है, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस हाई होने के कारण काफी कंज्यूमर्स भी चांदी की तरफ मूव हुए हैं। तो उसके हिसाब से चांदी की ओवरऑल नंबर ऑफ स्टोर्स का बेस काफी अच्छे स्पेस पे बढ़ रहा है। और वो रीजन से इस शो भी काफी सक्सेसफुल जाएगा। लोग आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और काफी लोगों को जिसमें चांदी में इन्वेस्ट करना है, जिनको चांदी में स्टोर्स खोलने हैं, उनकी बाइंग भी होने वाली है। पर ओवरऑल मार्केट की डिमांड कम है, मगर तो भी नंबर ऑफ स्टोर जो इंक्रीज होने वाले हैं, उसकी डिमांड डेफिनेटली मार्केट में रहने वाली है। बिकॉज अभी भी चांदी में देखो कि चांदी की अवेलेबिलिटी हर एक मार्केट में प्रॉपर नहीं है। बिकॉज जो क्वालिटी सिल्वर, जो 9 to 5 चांदी की हॉलमार्किंग के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन अक्रॉस इंडिया। तो कहीं ना कहीं वो चीज जैसे जैसे चेन ऑफ स्टोर्स या जैसे नंबर ऑफ स्टोर्स एडिशन होंगे और जो क्वालिटी इनिशिएटिव टायर 2 टायर 3 सिटी में चलेंगे, तो डेफिनेटली चांदी का बेस भी बढ़ेगा। बेस बढ़ेगा तो उसके हिसाब से डिमांड भी बढ़ेगी ना, नंबर ऑफ स्टोर्स को लेते हुए देख के। जैसे आपने अभी कहा कि डिमांड यहाँ पर नहीं है, ना फिजिकल में ना इन्वेस्टमेंट में। आगे जाकर डिस्काउंट लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर कम हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज जिस तरह से और रिस्ट्रिक्शंस हमने चांदी के इंपोर्ट में आते हुए देखी हैं। राहुल, क्या वो इम्पैक्ट करता है ज्वेलर्स को? सी
जूलर्स को ये चीज इम्पैक्ट नहीं करती है। प्राइस स्टेबल प्राइसेस डेफिनेटली हेल्प्स द मार्केट, बिकॉज जो प्राइस स्टेबल होती है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हाई होता है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को बाइंग करती है। एक हमने देखा कि जब भी चांदी की प्राइसेस या सोने के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं तब डिमांड कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती है। जब एक साथ में बड़ा लेकिन राहुल, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, एडवांस ऑथराइजेशन, चांदी के इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन आए, अब डीजीएफटी लाइसेंस के बिना इंपोर्ट नहीं हो सकता, क्या इन सब का असर होगा? नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर मार्केट में काफी है, फ्लो में कोई इशू नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर इज इनफ इन द मार्केट, और रह के डिमांड भी नहीं है तो उसके हिसाब से भी जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर वो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर लेती है एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। मगर एक जो बड़ी चीज जो है चांदी की जो एक्सपोर्ट्स है वो एक्सपोर्ट्स रुक गए हैं, क्योंकि चांदी की करंट ड्यूटी ड्रॉबैक है वो अराउंड 6% के आसपास है और एक्चुअल ड्यूटी लग रही है 15% के आसपास। तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गए और एक्सपोर्टर्स नहीं चाहते कि एक्सपोर्ट कर पाएंगे बिकॉज दे विल मेक अ लॉस ऑफ 9%। तो अनलेस अनटिल गवर्नमेंट को रैशनलाइज करती है, डेफिनेटली एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है चांदी के एक्सपोर्टर्स को। पॉइंट टेकन। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली इनफ चांदी है बाजार में, उसी लिए हमने डिस्काउंट भी चलते हुए देखे थे। कल की खबर के बाद जहां पर और रिस्ट्रिक्शंस चांदी के इंपोर्ट को लेकर आए हैं वहां से हमने वो डिस्काउंट्स कम होते हुए देखे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ भी बहुत ज़्यादा डिमांड बाजार में नहीं है। ब्रेक में जाएं उससे पहले वो अच्छी खबर आपकी स्क्रीन पे चल रही है उसको बता देते हैं। अगले 6-7 दिन केरल में भारी बारिश का अनुमान है और मॉनसून का ऑनसेट यहां पर आईएमडी ने अब डिक्लेयर कर दिया है। 3 दिन डिलेड ही सही, लेकिन केरला में आज मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है। यूजली ऐसा माना जाता है कि जिस दिन केरला में ऑनसेट होता है मुंबई 10 दिन के बाद बारिश यहाँ पर आ जाती है। तो अगर 3 जून 4 जून अगर हम यहाँ पर केरला लेके चल रहे हैं तो माना जा सकता है कि मिड जून यानी 13, 14, 15 जून तक यहाँ पर मुंबई में बारिश आ जाएगी और उसके बाद 15 दिन और लगते हैं दिल्ली तक बारिश पहुँचने में। एंड बाय द टाइम जून एंड हो जाता है, 1 जुलाई हो जाती है, पूरे देश में यहाँ पर बारिश का ऑनसेट हो चुका होता है। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आईएमडी ने कहा था 28 मई को बारिश यहाँ पर ऑनसेट हो जाएगी, वो डिले होते होते 4 जून को आज यहाँ पर आईएमडी ने केरला में बारिश का मॉनसून ऑनसेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगले 6-7 दिन तक यहाँ पर भारी बारिश रह सकती है केरला में भी और तमिलनाडु में भी। तो अगले 1 हफ्ते तक यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की एक्सपेक्टेशन साउथ इंडिया में, और फिर आगे किस तरह का प्रोग्रेस है मॉनसून का उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।